अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 हम बात कर रहे थे और बायो एनर्जेटिक्स की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स की बात की, जिसमें हमने रोल ऑफ एटीपी, इंट्रोडक्शन की, बायो एनर्जेटिक्स की बात की। इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस की बात की और हमने रिस्पायरेशन का जो है वो स्टार्ट लिया था, ठीक है, जिसमें हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किया था। आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी रिस्पायरेशन के बारे में बता चुकी हूँ कि रिस्पायरेशन जो है वो एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है कि एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है। जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, और वो एटीपीज़ की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होती है और उसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती है। अब डिफरेंस ये है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना। तो आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें देखें आप देख सकते हैं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और उसके ज़रिए ये रिस्पायरेशन का ये जो सारा प्रोसेस है ये हो रहा होता है, ठीक है ना। अब अगर हम एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस, उसी तरह से जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको कोएंजाइम्स के बारे में बताती जाऊँ कि कोएंजाइम्स जो कॉमन कोएंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं। NAD प्लस एंड FAD। NAD जो है निकोटीन एमाइड डाई एमाइड न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास कोएंजाइम है। और आपको पता है कि कुछ बाज़ औक़ात क्या होता है, एंजाइम्स को जो है वो कोएंजाइम्स की ज़रूरत होती है और ये एज अ हेल्पर जो है एंजाइम के साथ रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये एंजाइम की हेल्प करते हैं और रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और बहुत जल्दी जो है वो वर्क जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपको पता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरोविक एसिड, मींस ग्लूकोज जो है 1 ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किस में, पायरोविक एसिड में, ठीक है। पायरोविक एसिड में ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो अकर होता है। अब इसमें क्या होता है, यूजेस एसिटाइल कोए टू जनरेट ATP, NADH, FADH2 एंड CO2। ये एक साइकिल होता है, ये देखिए इस तरह से आप साइकिल देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के कोएंजाइम जो अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये जो है पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में, तो उसके बाद इस साइकिल में एंटर होने से पहले ही ये एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये एक साइकिल है जो यहीं पे आके स्टॉप हो जाता है। अब अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें तो ये आप देखें ये एक साइकिल है, ठीक है। सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम, उसके बाद ये सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सिट्रेट के बाद ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूरेट में जो है ये कन्वर्ट होता जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है और फिर डिफरेंट किस्म के कोएंजाइम्स भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है सक्सिनाइल को A में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें सक्सिनाइल को, जिसमें सिर्फ 4 कार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम्स। फिर जो है सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ FAD जो है फिर DH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सिर्फ 4 कार्बन्स होते हैं। और लास्ट में ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा से एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक क्रेब साइकिल है, इसमें डिफरेंट किस्म की रिएक्शन हो रही होती हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे आके ये जो है ये स्टॉप होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और इसमें ये एनर्जी लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लूज़ करने के रिज़ल्ट में ज़ाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो एनर्जी लूज़ करते जाते हैं और जिसकी वजह से ATPs की फॉर्म में एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही होती है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे पास जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसमें हमारे पास
3 स्टेप्स आते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि डिफरेंट किस्म के फंक्शंस में परफॉर्म करने में मदद देती है। ठीक है ना। तो आज हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो क्रेब्स साइकिल है, और थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब ये आप देख सकते हैं एटीपीज, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी जनरेट हो रही है, क्रेब्स साइकिल में भी 2 एटीपी जनरेट हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो 26 एटीपी जो है वो जनरेट हो रहा है। ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो डिफरेंट टॉपिक्स की बात की, और ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक था एनारोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।